अच्छी होती है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि एंटी डायरोटिक हार्मोन आपका वो हार्मोन होता है जो कि आपकी ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता होता है। इस हार्मोन को ये कहते हैं। इस हार्मोन के एंटी डायरोटिक हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो जगहों पर होते हैं, एक V1 रिसेप्टर के जरिए, दूसरा एक तरह का V2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये V1 रिसेप्टर्स जो होता है ये वैसोप्रेसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसका ओस्मोलैरिटी के साथ इतना कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जो V2 रिसेप्टर्स होता है ये क्या काम करते होते हैं, V2 रिसेप्टर्स जो हैं वो जनाब आपके एक तरह के, आपने कहना है कि इनका काम आपके एक्वापोरिन जो चैनल्स होते हैं, कौन से आपके कहना है, आपके एक्वापोरिन जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर होता है। और ये एक्वापोरिन चैनल्स जो होते हैं ये वाटर की रीएब्सॉर्प्शन करवाते हैं। इधर से फिर वाटर जो होता है वो जनाब आपके ब्लड के अंदर जाता है। जैसे वाटर आपके ब्लड के अंदर जाएगा तो फिर आपका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, एक तरह का कम होगा। ये इस तरह इसका काम होता है। देखें, इस लिहाज से ये आपकी ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता होता है। अब यहाँ पर हमने जो बात डिस्कस करनी है फर्दर के, हाँ जी जनाब, अगर हम देखें कि आपके जो हार्मोन होते हैं जिसके अंदर आपका अगर ये एंटी डायरोटिक हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो कंडीशन जिसके अंदर आपका एंटी डायरोटिक हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, इस कंडीशन को हम कहते होते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरोटिक हार्मोन। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, आपका एंटी डायरोटिक हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपका अच्छा जी, अब आपने इसमें देखना क्या होता है कि आपका एंटी डायरोटिक हार्मोन जो होता है वो आपका एक तरह का ज्यादा बन रहा होता है। अब आप लोग खुद आप लोगों को पता है कि एंटी डायरोटिक हार्मोन का काम क्या होता है, आपका वाटर को ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा लेके जाना है। ऐसे ही है, आप सारे बच्चे एक्टिव रहिएगा। जब ये आपका वाटर को ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा लेके जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर रिटेंशन करवाता है, कह सकते हैं कि ये वाटर रिटेंशन करवाएगा। ठीक हो गया। हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, ये आपका जो वाटर को जब वाटर रिटेंशन करवाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एक तरह का हाइपोस्मोलर फ्लूइड बनेगा। ब्लड हाइपोस्मोलर, सीरम की ओस्मोलैरिटी क्या होगी, एक तरह की कम होगी, वो हाइपोस्मोलैरिटी हो जाएगी। क्यों, सीरम की। उसके बाद देखें जो यूरिन होगा, यूरिन के अंदर तो वाटर कम आएगा। जब यूरिन के अंदर वाटर कम आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपने कहना है कि एक तरह का हाइपर ओस्मोलर यूरिन होगा। कौन सा यूरिन होगा, हाइपर ओस्मोलर यूरिन होगा। तो आपने देखा कि हाँ जी जनाब, हाइपर ओस्मोलर यूरिन हो गया और हाइपो ओस्मोलर ओस्मोलैरिटी होगी। ये आपने दो चीजें देख ली। ठीक हो गया। अब देखें एक तरह का अ, आपका जब फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, अगर एंटी डायरोटिक हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिव है तो सिर्फ और सिर्फ वाटर अंदर जा रहा है। जब आपका वाटर आपके ब्लड के अंदर जा रहा है बच्चों, तो जो सल्यूट है मतलब कि वो कम नहीं होंगे, पहले तो ये बताएं। जो सल्यूट होंगे वो आपके कम नहीं होंगे। हाँ जी, जो सल्यूट होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। जब सल्यूट आपके कम होंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपने इस बात को थोड़ा सा गौर करना है कि देखें, जब आपके सल्यूट कम हो जाते हैं, मेनली आपका सोडियम, उस वक्त आपका जो मतलब कि आपने ये देख लिया। दूसरा ये देखें कि फॉर एग्जांपल इस बंदे के अंदर जब वॉल्यूम की रिटेंशन हो रही है तो ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से बंदे का ब्लड प्रेशर जो होगा वो ज्यादा की तरफ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा की तरफ जाएगा तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होगा, क्या वो रिलीज होगा आपका, जो हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते होते हैं, क्या इस कंडीशन के अंदर आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होगा वो रिलीज नहीं होगा। तो बच्चों, जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता था? एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता था कि सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाना। ठीक हो गया। और पोटाशियम और H प्लस को ब्लड से बाहर निकालना। अब देखें, एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल कि इस कंडीशन के अंदर होता कि एंटी डायरोटिक हार्मोन के अंदर, एंटी डायरोटिक हार्मोन के अंदर ये हो रहा होता है कि जब आपका सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरोटिक हार्मोन होता है, आपका एंटी डायरोटिक हार्मोन का लेवल ज्यादा होने की वजह से फ्लूइड की रिटेंशन होती है। जब फ्लूइड की रिटेंशन होती है तो आपके सल्यूट का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज, जब सल्यूट का लेवल कम होता है तो एल्डोस्टेरोन को रिलीज ना होने दे, वो जो होता है वो आपका एक तरह का ब्लड वॉल्यूम होता है। ब्लड वॉल्यूम पहले बड़ा हुआ होता है, एल्डोस्टेरोन इनहिबिट होता है। जब एल्डोस्टेरोन और इनहिबिट होता है तो सोडियम ब्लड के अंदर और नहीं जाता। इसके नतीजे में हम क्या देखेंगे, हम देख सकते हैं कि हाँ जी जनाब, सोडियम का लेवल क्या होगा, एक तरह का कम होगा। इसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ये मल्टीपल टाइम ऑफ क्वेश्चंस आया हुआ है बच्चों के, हाँ जी जनाब, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरोटिक हार्मोन के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो? आपने कहना अयूब लियोमिक
हाइपोनेट्रीमिया, अयूवलियोमिक हाइपोनेट्रीमिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम ये देखते होते हैं। अब देखें बच्चों के फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये देख लिया कि आपका एक तरह का मतलब कि ये वो कंडीशन होती है जब आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। अब हम लोगों ने देखना है कि जब आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो उस वक्त क्या है, आपका फ्लूइड की रिटेंशन बहुत ज्यादा हो गई। अब जब फ्लूइड की रिटेंशन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, जब फ्लूइड की रिटेंशन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होती है तो इसके नतीजे में क्या होता है, जब फ्लूइड की रिटेंशन आपकी बॉडी के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा होती है तो इसके नतीजे में आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन, एएनपी और बीएनपी, एएनपी और बीएनपी। अब देखिए ये एएनपी और बीएनपी हार्मोन बच्चों पता है क्या काम क्या करते हैं। एएनपी और बीएनपी काम ये करते होते हैं, देखिए ये अगर आपकी ग्लोमेरुलस है, ये आपकी ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस के ऊपर ये आपका अगर एफरंट आर्टरियोल है या आपकी इफरंट आर्टरियोल है तो ये इस तरह करते हैं कि जो किडनी की तरफ ब्लड लेकर आती है नाली यानी कि एफरंट आर्टरियोल, इसको जनाब ये डायलेट करते हैं। जब ये डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड ज्यादा से ज्यादा आएगा अमाउंट, जब ब्लड ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आएगा तो ब्लड अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गया फ्लूइड, और इसके बाद ये यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन करते हैं। जब ये कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड आगे नहीं जा सकेगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया। अब बच्चों जब यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया तो इधर से फ्लूइड जो फिल्टर होगा वो भी ज्यादा होगा। अब देखें नॉर्मल क्या होता था कि फ्लूइड इधर से रीअब्सॉर्ब होता था, क्या होता था, एक तरह का रीअब्सॉर्ब होता था और ब्लड के अंदर जाता था। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अच्छा, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि आपका एक तरह का नॉर्मल बंदे के अंदर क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सारा कहाँ जाएगा, आपका यूरिन के अंदर आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है, वो कौन सा है कि जब SIADH होता है उस वक्त आपका कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि एक तरह का कंपनसेट कर रहा होता है। आपने कहना एएनपी और बीएनपी कैसे, आपने कहना फ्लूइड को वो जनाब आपका ज्यादा ठहरने से रोकता है, वो कहता है भाई अब बस कर दो और ज्यादा नहीं ठहरना। देखें ये सारी कंडीशन हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने देखा कि हाँ जी जनाब ये एक तरह के सिंड्रोम इम्यूनोप्रोपिएट एंटीटेरोटिक हार्मोन, हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर होता क्या है। अब इसके एक तरह के देखें बच्चों, जो आपको मोस्ट इफेक्ट करने वाली चीज थी वो कौन सी थी, हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम हो जाना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। क्योंकि सोडियम लेवल जब कम होता है तो उस वक्त ड्रोजीनेस एक तरह का, नींद सी आना, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सारा बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब देखें आप लोगों ने एक पेशेंट देखा, उस पेशेंट के अंदर ये सीन हो रहा है कि उसका जनाब सोडियम का लेवल जो है वो कम है। जब उस बंदे का सोडियम का लेवल कम होगा तो आगे की जो कंडीशन है वो हम देखेंगे कि क्या होगा। जब इस बंदे का सोडियम का लेवल कम होगा तो हमारा जो है वो ये मकसद होता है कि हम सोडियम को रिप्लेस करें। लेकिन आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि सोडियम को रिप्लेस हम स्लोली स्लोली करते होते हैं, फुल स्पीड के अंदर नहीं करते। अगर बच्चों आप फुल स्पीड के अंदर अगर आप सोडियम को रिप्लेस करेंगे तो इसके अंदर आपका डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम। आपने कहना है कि एक तरह का इसके अंदर जो हो, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन एक बंदा है जिसके जनाब सोडियम का लेवल काफी कम हो चुका है, यानी कि 120 मिलीग्राम मिली इक्विवेलेंट है सोडियम, एक बंदे के ब्लड के अंदर 120 आ रही है, ठीक हो गया। अब नॉर्मल आपको पता है कि 140 145 तक होती है। लेकिन अगर हमें पता लगे कि यार ये बहुत कम है और हम एकदम सोडियम को बहुत ज्यादा रिप्लेस करने की कोशिश करें, अगर आप एकदम बहुत ज्यादा रिप्लेस करेंगे तो इसमें सेंट्रल डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम हो जाता होता है, और उसको हम कहते हैं पोंटाइन सिंड्रोम। तो उससे बचाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्विक रिकवर करेंगे सोडियम के लेवल को तो कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, तो आपने कहना होता है डीमाइलिनेटिंग पोंटाइन सिंड्रोम। इस वजह से आपने स्लोली करना होता है कि ये डीमाइलिनेटिंग पोंटाइन सिंड्रोम ना हो। अभी तक जो देखा वो देख लेते हैं जनाब। कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया विद कंटीन्यू यूरेरी सोडियम एक्सक्रीशन। क्यों, क्योंकि जनाब आपका एएनपी और बीएनपी जो होता है वो सोडियम को आपके ब्लड के अंदर नहीं जाने देता, ये सोडियम को भी ब्लड के अंदर नहीं जाने देता। नॉर्मल क्या होता है, कैटलिस्ट जो सोडियम होता है वो तो ब्लड के अंदर जा रहा होता है, लेकिन ये उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी मना कर देता है, ये उसकी रीअब्जॉर्प्शन को भी रोक देता होता है। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद देखें यूरिन ऑस्मोलाइटिस ज्यादा हो जाती है, वही बात लिखी हुई है। बॉडी रिस्पॉन्ड टू वाटर रिटेंशन विद लो एल्डोस्टेरोन, हाई एएनपी एंड बीएनपी, यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। उसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं, हाई नॉर्मलाइज ऑफ एक्सेस फ्लूइड, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। वेरी लो सोडियम लेवल्स कैन लीड टू सेरिब्रल एडिमा सीजर, करेक्ट, स्लोली टू प्रिवेंट ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन, सेंट्रल, ये होता है सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलिटिंग माइलिनोसिस। ठीक होगा, ये जनाब हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर ये हो सकता है। अब इसके जो कॉजेज है ना, इसके कॉजेज कोई इसके कोई कॉजेज ऐसे नहीं है कि हाँ जी जनाब जो बहुत ही
एक तरह के हों के इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कौन-कौन से कॉजेज़ इसके अंदर हो सकते हैं। एक्टोपिक एडीएच, अगर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है, सीएनएस डिसऑर्डर, पल्मोनरी डिजीज़, ये सारा। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर एडीएच ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे जो एडीएच को प्रोड्यूस होने नहीं देंगी, या हम लोग ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जो एडीएच की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को इन्हिबिट करेगी। तो आप कौन-सी मेडिसिन इस्तेमाल करोगे जो कि जनाब एंटीडायरेटिक हार्मोन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को इन्हिबिट करती हो ना, वी2 रिसेप्टर्स, आप लोगों को पता होना चाहिए। टोलीवेप्टोन, कोनीवेप्टोन, डिमेक्लोसाइक्लिन, ये सारा कुछ ठीक हो गया। तो आप इसके अंदर जो ट्रीटमेंट कहते हैं एडीएच एंटागोनिस्ट, कोनीवेप्टोन, टोलवेप्टोन, डिमेक्लोसाइक्लिन। उसके बाद आपने क्या काम करना होता है, आपने ये काम करना होता है कि इस बंदे के अंदर देखें, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन कर देनी है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस क्यों करनी है? क्योंकि पहले ही बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, समझ आ रही है? आपने कहना तुमने पानी नहीं पीना। दूसरा, इसको आपने कहना आप साल्ट इंटेक ज़्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नमक कम है यार इस बॉडी के अंदर, अगर आप साल्ट इंटेक ज़्यादा कर भी लो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ जी जनाब, इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस देके, साल्ट इंटेक ज़्यादा करके, हाइपर ऑस्मोलर इवन तक के कभी-कभी हम फ्लूइड्स देते होते हैं। एडीएच एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं वो हम देते हैं। ठीक हो गया? अब